एक क्वेश्चन जो हर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट पूछता ही पूछता है वो ये कि आर्किटेक्चर में आने से पहले या आर्किटेक्चर में आने के बाद कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हमें सीखना चाहिए, जो मस्ट है या जो कंपलसरी है। इस वीडियो में मैं आपको सारे ही सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा और मेरी रिकमेंडेशन भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे सॉफ्टवेयर को बता दिया और छोड़ दिया कि अब आप अपने तरीके से चूज कर लो, नहीं, मेरी रिकमेंडेशन भी बताऊंगा प्लस इंडस्ट्री की डिमांड भी बताऊंगा। मतलब कि इंडस्ट्री की भी नॉलेज देने वाला हूं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और क्या डिमांड है और क्या हमें सीखना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको जनरली किसी भी वीडियो पे नहीं देखने को मिलने वाली। बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस दूंगा, बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लैरिफाई करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटोशॉप और ऑटोकैड को लेके। ये दोनों एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पहले से ही मार्केट को लीड कर रहे हैं। ऑटोकैड इसलिए क्योंकि जब हम हैंड ड्राफ्टिंग करते थे उसके बाद जब ये डिजिटल मोड में हम सॉफ्टवेयर पे ड्राफ्टिंग करने लग गए तब से ही मार्केट में लीड कर रहा है ऑटोकैड। तो इस पे तो कोई हमें टेंशन लेनी ही नहीं है या सोचना ही नहीं है कि हमें ऑटोकैड के अलावा कोई दूसरी चीज़ सीखनी है। ऑटोकैड तो यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। फिर दूसरा आता है प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं लेकिन अभी भी मार्केट को जो लीड कर रहा है वो है अडोबी फोटोशॉप। तो यहाँ पर आप फोटोशॉप को भी कंपलसरी मान के ही चलिए कि आपको सीखना ही चाहिए फोटोशॉप जो है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो वो एडिशनल में सीखिए, इसके रिप्लेसमेंट में मत सीखिए। ऑटोकैड के रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर मत सीखिए और फोटोशॉप के रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर मत सीखिए। ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं वो कंपलसरी हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में भी यही चल रहा है। इंडस्ट्री जो है हमारी डिमांड भी यही कर रही है, उनके पास भी यही सॉफ्टवेयर है, उन्होंने इन्हीं सॉफ्टवेयर के जो है वो लाइसेंस खरीद रखे हैं। अब क्वेश्चन उठता है तो फिर कंफ्यूजन आती कहाँ पर है? कंफ्यूजन आती है 3D सॉफ्टवेयर्स को लेके। कौन सा 3D सॉफ्टवेयर सीखे? मार्केट में बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर्स हैं, सारे ही अच्छे हैं, सारे ही बेस्ट हैं, सबकी ही कुछ अच्छाई है, सबकी ही कुछ बुराइयां भी हैं, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। तो फिर कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे? तो मैं मेनली इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए मेनली कुछ ही सॉफ्टवेयर्स की बात करूंगा जैसे कि 3ds Max, स्केचअप एंड रेविट। और इन तीनों में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपको अभी कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए या अगर आप अभी आर्किटेक्चर परस्यू करने का सोच रहे हो तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीख के जाना चाहिए। तो वो दो कंपलसरी तो पहले ही हो गए जो कि है ऑटोकैड और फोटोशॉप। अब बात करते हैं 3D सॉफ्टवेयर को। तो पहले कंपैरिजन कर लेते हैं किसमें क्या चीज़ें हैं और किसको क्या चीज़ नहीं सीखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं 3ds Max की। 3ds Max की अगर मैं बात करूं तो 3ds Max में मैं एक टाइम पर बहुत ही प्रो लेवल की मॉडलिंग किया करता था। प्रो लेवल की इसलिए क्योंकि मैं एक एनिमेटर भी हूं, मतलब कि मैं एनिमेशन का कोर्स कर चुका हूं। तो उसमें हमें कैरेक्टर डिज़ाइन करना, उनके जितने भी स्किन्स होते हैं वो लगाना, रेंडर करना, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। तो उसके अंदर एक बहुत ही बेसिक कुछ टाइमलाइन के लिए होता था जिसमें कि हमें बिल्डिंग भी डिज़ाइन करनी होती थी। ठीक है, तो एनिमेशन का कोर्स कर रखा है इसलिए मैं इसमें काफ़ी सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कि मैं जनरली आप लोग को ये सॉफ्टवेयर रिकमेंड नहीं करता एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट। अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर वाले हो तो बिल्कुल से आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो कंसीडर करना चाहिए, बट आर्किटेक्चर स्टूडेंट को नहीं। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ बिल्डिंग ही मॉडल नहीं कर सकते, मतलब बिल्डिंग की मॉडलिंग नहीं कर सकते, आप कैरेक्टर भी डिजाइन कर सकते हो, आप एनिमेशन भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं क्योंकि आप एक कैरेक्टर बना रहे हो। जैसे मान लो आपको मेरा फेस बनाना है कैरेक्टर में, कार्टून में, ठीक है, तो आँख कितनी अंदर जाएगी, गाल कितना बाहर आएगा, ठीक है, टीथ कैसे बनेगी, ईयर्स कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें। तो काफ़ी इसके अंदर ना टूल्स हैं, जैसे कि वर्टेक्स है टूल, ठीक है, सेगमेंट के साथ प्ले कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हो। तो जब हमें बिल्डिंग बनानी होती है तो हमें बिल्डिंग में भी ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों की ना वैल्यूज़ डालनी पड़ जाती है जो कि इस प्रोसेस को बहुत लेंदी कर देती है क्योंकि टूल्स ज़्यादा हैं, ऑप्शन ज़्यादा आएंगे। जब भी आप कोई चीज़ बनाने की कोशिश करोगे, जब ऑप्शन ज़्यादा आएंगे तो वो टाइम को ज़्यादा लेंगे, मतलब टाइम टेकिंग वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप बाकी के जो दो सॉफ्टवेयर हैं स्केचअप और रेविट में जो चीज़ें बना सकते हो उसके कंपैरिजन में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें बहुत और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग मॉडल कर सकते हैं, इसलिए तो मैं इसलिए जनरली इसको प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इसमें अगर मान लो 100 टूल्स हैं ना तो उसमें से सिर्फ आपके काम के 20 ही हैं, लेकिन बाकी 80 को भी ना देखना पड़ जाता है क्योंकि उनके भी वैल्यूज़ डालने पड़ जाते हैं आपको। तो वो इशू है, बट ये है कि हाँ ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है लेकिन ईजी है, एक बार यूज टू हो जाओगे। अब इसकी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट इसका सबसे अच्छा जो है 3ds Max में वो ये कि इसकी रेंडरिंग, मतलब इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो आउटपुट है ना वो बेस्ट है। इसलिए अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के अंदर भी जो 3D मॉडलर होते हैं, जो 3D बिल्डिंग को सिर्फ मॉडलिंग करते हैं, रेंडर करते हैं,
तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर मस्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर रेंडरिंग बहुत अच्छी निकलती है। रेंडरिंग क्यों अच्छी निकलती है? रेंडरिंग इसलिए अच्छी निकलती है क्योंकि इसके अंदर हम कैरेक्टर भी तो डिज़ाइन करते हैं, एनिमेशन भी तो करते हैं, तो एनिमेशन करने के लिए रेंडरिंग तो अच्छी चाहिए। तो उसमें तो आप बहुत छोटी सी चीज़ कर रहे हो, वो है बिल्डिंग को मॉडल करना, तो इसकी रेंडरिंग तो ऑटोमेटिकली अच्छी निकल के आएगी। तो यहाँ पर रेंडरिंग पर्पस के लिए ये जनरली ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसकी रेंडरिंग क्वालिटी बाकी के सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर भी डिज़ाइन होता है। इसलिए आप देखोगे इंडस्ट्री में जब भी कोई 3D मॉडलर का काम करता है तो वो इसी के अंदर करता है, क्योंकि मान लो आपको 3D मॉडलिंग इसलिए कर रहे हो कि किसी डेवलपर को देना है, ठीक है। जैसे कि अहमदाबाद साइड या गुजरात साइड जो है ना, आप जनरली ये देखोगे कि वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेवलपर ज़्यादा हैं, बिल्डर ज़्यादा हैं। तो उन लोगों को क्या चाहिए होता है? बड़ी सी हुडिंग लगानी होती है जिसमें कि वो बिल्डिंग दिखा सकें और उसमें लिख सकें कि 2 BHK अपार्टमेंट 25 लाख का मिल रहा है, 3 BHK अपार्टमेंट 45 लाख का मिल रहा है, ऐसे ऑफर्स लगा सकते हो। तो बिल्डिंग का मेन लुक वहाँ पर मैटर करता है, रेंडर क्वालिटी, ठीक है। तो इसलिए वो जनरली जिस भी कंपनी को देते हैं वो रेंडर बनाने के लिए, मतलब कि वो बिल्डिंग को बनाने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए वो 3ds Max का ही यूज़ करती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ रेंडरिंग से मतलब होता है, बिल्डिंग से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन वहीं पर मैंने एक और बात बोली थी, वो ये कि इंटीरियर डिज़ाइनर वालों के लिए बेस्ट होती है। अब इंटीरियर डिज़ाइनर वालों के लिए क्यों बेस्ट होती है? वो इसलिए क्योंकि जब आप कोई इंटीरियर मॉडलिंग करते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आउटपुट दिखाना पड़ता है, मतलब वो रेंडरिंग क्वालिटी अच्छी दिखानी पड़ती है, क्योंकि आप बिल्डिंग के इंटीरियर को देख के कोई चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाने वाले, उसको देख के बिल्डिंग नहीं बनने वाली है ना। वहाँ पर सिर्फ उसकी खूबसूरती ही देखी जाएगी कि कितना, वहाँ को देख के 3D को देख के आप ये नहीं पता लगाने वाले कि कितना ग्रूविंग दे रखा है, कितना गैप है, कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, कौन सी चीज़ें नहीं। वहाँ पर आपको इंटीरियर को अच्छा दिखाया जा रहा है ताकि क्लाइंट पसंद करे और फिर उसी चीज़ को बोले कि हाँ मुझे यही डिज़ाइन करके दो, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनर वालों के लिए ज़्यादा प्रीफरेबल हो जाता है कि उनको ये करना चाहिए। पर आर्किटेक्ट के लिए उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, क्योंकि हमें मॉडलिंग करनी होती है, फॉर्म के साथ प्ले करना होता है। तो हाँ, क्योंकि ये इजी तो है, बट ये है कि वो 100 टूल्स जो है ना उसमें से आपके 20 ही काम आएंगे, लेकिन बाकी को भी देखना पड़ जाता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। अब अगर स्केचअप की बात करें तो स्केचअप में मैं आपको बता दूं कि स्केचअप के जो कुछ टूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इसको अच्छा बनाती हैं या यूनिक बनाती हैं बाकी के दूसरे सॉफ्टवेयर से, मतलब बाकी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनसे यूनिक बनाती है। सबसे पहला कि ये लाइट वेट सॉफ्टवेयर होता है। सेकंड थिंग इसकी इसका UI जो है, मतलब यूज़र इंटरफेस जो है वो ईजी है। थर्ड थिंग कि इसके अंदर सिर्फ आपको पुश एंड पुल करना होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3ds Max में आपको वर्टेक्स के साथ, सेगमेंट के साथ, फेस के साथ प्ले करना पड़ता है। इसमें आपको सिर्फ पुश एंड पुल और ऑफसेट मारना है, बस इससे आपकी पूरी मॉडलिंग हो जाती है। और इसमें फोर्थ सबसे बेस्ट एडवांटेज जो है वो है इसके प्लगइन्स को लेके। इसके प्लगइन्स ईजिली अवेलेबल होते हैं और प्लगइन्स बहुत अच्छे से एक्वायर कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर को, तो आप बहुत ईजिली सीख भी जाते हो और मॉडलिंग भी कर लेते हो। बाकी इसकी रेंडरिंग भी अच्छी है। रेंडरिंग क्यों अच्छी है? क्योंकि अगर आप कोई प्लगइन ले लोगे, मान लो वीरे का प्लगइन ले लिया, ठीक है, या फिर मेंटल रे का प्लगइन ले लिया आपने, तो अगेन वो रेंडरिंग अच्छी कर देगा, क्योंकि ये मेनली देखा गया है कि स्केचअप जो है वो पूरा की पूरा प्लगइन पे ही प्ले हो जाता है एक अच्छा खासा। लेकिन अगर आप बिना प्लगइन के भी यूज़ कर रहे हो तो भी लाइट वेट है, तो भी बहुत ईजिली है, बहुत ईजी से बन जाता है। और सारे ही सॉफ्टवेयर्स को ये सपोर्ट भी करता है, ऑटोकैड फाइल को ईजिली सपोर्ट करता है, क्योंकि वो तो कंपलसरी में आ जाता है। तो यहाँ पर स्केचअप की यूनिक चीज़ें तो बहुत हैं, जैसे कि उसके अंदर वेयर हाउस भी आपको मिल जाता है, बहुत अच्छे मतलब जो है काफ़ी पहले से ही प्रीसेट्स वेयर हाउस आपको उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। फर्नीचर सब कुछ, जाली पैटर्न जितनी भी चीज़ें सब मिल जाती हैं, ईजिली मॉडल हो जाता है। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं रेविट के साथ, तब स्टार्ट होता है मेन गेम। तो अब रेविट की बात करते हैं। रेविट जो है एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है, टेक्निकल भी है क्योंकि इसको एक आर्किटेक्ट भी यूज़ करता है। इसलिए आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं रेविट आर्किटेक्चर, क्योंकि इसके अंदर रेविट के लिए, मतलब रेविट के अंदर ही आर्किटेक्चर वर्ड भी यूज़ होता है। एक अलग से स्लॉट दिया हुआ है जिसके अंदर हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, सेक्शन दिया हुआ है जिसे सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है इंजीनियर्स वालों के लिए भी है, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर्स वालों के लिए भी है और MEP वालों के लिए भी है। MEP मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वालों के लिए भी है। तो इसका मतलब कि जो कितने भी कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं लोग, उन सब के लिए एक ही सॉफ्टवेयर, एक अकेला ऐसा है जो कि सारी ही चीज़ों को हैंडल कर लेता है। और सभी अगर एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करें तो सब लोग कंबाइंड रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। अगर रेविट को देखा जाए तो रेविट में भी कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप एक बार सीख लोगे तो आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर ईजी लगेगा। जैसे कि है रेविट की फैमिलीज़ को यूज़ करना, एक्सट्रूजन है, स्वीप है, वॉइड्स हैं, ऐसे कुछ 6 फैमिलीज़ हैं, उनको यूज़ करना, प्लस मॉडिफायर पैनल को यूज़ करना। एक बार आप ये दोनों चीज़ें सीख जाओगे ना, ऑटोमेटिकली पूरा सॉफ्टवेयर आपके लिए ईजी हो जाएगा। और ये सही में थोड़ा सा शुरू में टेक्निकल लगता है, लेकिन बाद में ईजी है। अब रेविट की खासियत क्या है?
रेविट की खासियत जैसे कि बाकी सबकी है कि एक रेंडरिंग अच्छी निकाल रहा है, दूसरा ये है कि बहुत इजी है, पुश एंड पुल कर लो, लाइट वेट है। तो रेविट की खासियत क्या है? रेविट की खासियत यहाँ पर ये आ जाती है कि रेविट जो है सिर्फ 3D ही डिज़ाइन नहीं करता है। जहाँ पे ये दोनों सॉफ्टवेयर 3D डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे रेविट सिर्फ 3D डिज़ाइन नहीं करता है, रेविट 4D भी डिज़ाइन करता है, रेविट 5D भी डिज़ाइन करता है, 6D 7D तक चला जाता है रेविट डिज़ाइन करने के मामले में अगर आप आओगे तो। अब यहाँ पर ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमें जब ये 5D देखना होता है या 6D देखना होता है तब हमें एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो कि अगेन ऑटोडेस्क वालों की ही है, और वो है नेविशवर्क। लेकिन करता तो सारा काम रेविट ही है ना, तो मतलब कि रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कि आपको जनरली सीखना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन आपकी रेविट की तरफ ही रहेगी। अब क्यों रहेगी इसकी तरफ भी समझ लेते हैं।